अस्सलामुअलैकुम। जब हम शुरू करने लगे हैं मैक्रो इकनॉमिक्स को, मैक्रो इकनॉमिक्स की डोर जो है वो बहुत पुरानी है, स्कूल ऑफ थॉट्स की जो चलती आ रही है, जिसकी शुरुआत होती मर्केंटालिज्म से है। जो ऑफिशियल है वो मर्केंटालिज्म से नहीं है, वो क्लासिकल से है, मगर एक बुनियाद क्लासिकल्स की जो बनी वो एक की बुनियाद को ख़राब करके बनी, या एक पे तनकीद करके उन्होंने अपने अजम्पशंस रखे, तो ये उनके बारे में बात है। तो सबसे पहले तो मर्केंटालिज्म से ये डोर गई क्लासिकल्स के हाथ। क्लासिकल्स से ये कारवां बढ़ा आगे केनेजियन के हाथ। फिर केनेजियंस जाते जाते ये डोर मोनेट्रिस्ट के हाथ छोड़ गए, और मोनेट्रिस्ट से कहानी बढ़ी आगे न्यू क्लासिकल्स, फिर न्यू केनेजियंस, और न्यू केनेजियंस जाते जाते ये काम ऑस्ट्रियन के हाथ छोड़कर चलेगा। अब हमने हर एक एक बुनियाद को पढ़ते हुए इंशाल्लाह आगे चलेंगे। बुनियाद में शुरू करने लगी फ़िलहाल मर्केंटालिज्म से, और फिर आगे क्लासिकल्स की तरफ। ये सिलसिला कारवां इसी तरीके से चलेगा। उम्मीद करते हैं ये जो सफ़र शुरू किया है ये हम इख्तिताम तक भी पहुंच जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं मर्केंटालिज्म से। तो मर्केंटालिज्म एक सोच थी, एक किस्म का व्यू था जो कि चलता आ रहा था बहुत पहले से। ये वो दौर था जब हमारे पास जो है सिर्फ जवाहरात या सोना जो था वो ही बहुत मायने रखता था, और उसी को इकट्ठा रखना बड़ा ज़रूरी माना जाता था, क्योंकि यही एक जिसके पास ज़्यादा सोना चांदी जवाहरात ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर। सिंपल सा रूल था वो जो चलता आ रहा था। तो इसके पहले मानना ये था कि प्रेशियस मेटल्स, जितने ज़्यादा प्रेशियस मेटल्स हैं आपके पास उतने आप ताकतवर हैं और आप रूल कर सकते हैं। दूसरा था कि एक्सपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द इम्पोर्ट्स, यानी कि ट्रेड सरप्लस। ये जीरो सम गेम को इतना ख़ास नहीं मानते थे, या अगर मानते भी थे तो इनका ये होता था कि दूसरे का जो मर्जी नुकसान हो उनको नहीं फ़र्क पड़ता, उनका नहीं होना चाहिए। तो दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन ट्रेड सरप्लस। इसके अलावा जो ये सोच थे इनकी ये थी कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम था, यानी ये ओवरऑल गेन की बात नहीं करते थे, ये जनरल वेलफेयर की बात नहीं करते थे। ये सोचते थे कि एक इंसान अपने बारे में सोच रहा था कि क्या उसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, या उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही नहीं हो रही हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचता था, जनरल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा था। ये जो तीन चीज़ें थी इनके ऊपर मर्केंटालिज्म का व्यू जो था वो कायम था। अब इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया क्लासिकल्स की तरफ से, और क्लासिकल्स ने क्रिटिसाइज किन पॉइंट्स पे किया? तो इनके क्रिटिसाइजिंग पॉइंट्स में जो है सबसे पहले आता है वो आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ रियल वेरिएबल्स, यानी कि मर्केंटालिज्म जो है वो रियल वेरिएबल्स के बारे में बात नहीं करते थे। अब रियल वेरिएबल्स में आपका रियल जीडीपी आ रहा है, ठीक है, आपकी रियल इंटरेस्ट रेट आ रहा है और सब कुछ आ रहा है, तो रियल के ऊपर ही फोकस क्यों है, नॉमिनल पे क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि नॉमिनल आपकी प्राइस के साथ फ़ौरन से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। रियल जो है वो आपके ओनली फोकस करेगा कि आपके आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने रियल जीडीपी की अगर एग्जांपल ले रही हूँ तो बेसिकली हमारे रियल या जो इनकम होती है वो क्या होती है? पीवाई। ज़्यादातर यही है ना, नॉमिनल इनकम हमारी यही होती है ना। नॉमिनल इनकम हमारी क्या होती है? आपकी जो इनकम है मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अब आपकी कीमत बढ़ रही है मगर आपकी ये जो है ये अपनी जगह कांस्टेंट है, आउटपुट आपका अपनी जगह कांस्टेंट है, आपकी वो बिल्कुल अपनी जगह है, मगर आपकी सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ रही है। मगर इन्होंने फोकस किया रियल टर्म्स में कि आपकी रियल इनकम बढ़नी चाहिए, यानी कि ये जो है ना ये वाई का चेंज जो है ये ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू पी के चेंज से। इसलिए इनका सारा फोकस था रियल टर्म्स में।
अगर वेजेस की बात हो रही है तो होगी रियल वेजेस की। अगर इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है तो वो इंटरेस्ट रियल भी रियल टर्म्स में होगा। जीडीपी की बात हो रही है, आउटपुट की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, तो वो भी आपके पास रियल टर्म्स में बात होगी। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म पॉइंट था क्लासिकल्स का जो उन्होंने मर्केंटाइलिज्म के ऊपर लगाया था। फिर दूसरा था फ्री मार्केट, यानी कि मार्केट के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, मार्केट जैसी फ्रीली चल रही है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। तीसरी बात, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो आपका पैसे हैं, जो नोट है आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के अदल बदल का यह एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है, ये कोई किरदार प्ले नहीं करेगा। ये जो 3 क्रिटिसाइजिंग पॉइंट्स थे ये क्लासिकल्स ने किए थे मर्केंटाइलिज्म के ऊपर, और चूंकि उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था तो ये चीज़ उन्होंने अपनी थ्योरी का हिस्सा बनाई थी। तो अब हम चल रहे हैं क्लासिकल्स की तरफ कि बेसिकली जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया उसके बाद उन्होंने क्या चीज़ हमारे सामने पुट ऑन की, कि हमारे सामने कौन सी नई थ्योरीज अजम्पशंस की बुनियाद पे क्या उन्होंने कायम किया। तो अब हम शुरू करने लगे हैं क्लासिकल्स। क्लासिकल्स का इंट्रोडक्शन देंगे हम, ये किस तरीके से काम करता है और इनके अजम्पशंस। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, इनके अजम्पशंस पे बात कर लेते हैं। एक एक लिखती जाऊंगी और साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। तो पहले इसके अजम्पशंस, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की पहली अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लेबर फोर्स में n लोग हैं तो वो सब के सब एम्प्लॉय होंगे, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, यानी कि नो अनएम्प्लॉयमेंट, किसी भी किस्म की कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, नो एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। हर एक एक बंदा जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा है वो आपके लेबर सप्लाई कर रहा है और वो एम्प्लॉय हो रहा है, हिस्सा बन रहा है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरे पे चलता, प्राइसेस एंड वेजेस आर फुली फ्लेक्सिबल, ठीक है, यानी कि आपकी प्राइसेस एंड वेजेस आर फुली फ्लेक्सिबल, ये एडजस्टेबल। इसकी वजह यह है कि परफेक्टली नॉलेजेबल है, यानी कि आपके मार्केट में बेशक वो इंफॉर्मेशन वेजेस से रिलेटेड हो या वो कीमतों से रिलेटेड हो, प्राइसेस से रिलेटेड हो। ये प्राइसेस कोई भी हो सकती हैं, किसी प्रोडक्ट की हो सकती हैं, ये जो है किसी स्टॉक की प्राइस हो सकती है, किसी भी चीज़ की प्राइस और वेजेस जो हैं वो फुली फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि लोग नई प्राइसेस के हिसाब से फ़ौरन एडजस्ट कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पास फुल इंफॉर्मेशन है, हर एक बंदे को हर चीज़ का मालूम है, हर एक बंदे को हर तब्दीली की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी मालूमात है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये फुली नॉलेज, यानी कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है किसी से। तीसरी बात, मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ को ख़रीदने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए, चीज़ों की अदल बदल के लिए है, इससे ज़्यादा ये कोई काम नहीं कर रहा, इससे ज़्यादा ये कोई काम नहीं कर सकता, सिंपल, ये इनका मानना था। चौथा है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जो है एक तरीके से बेसिकली
मार्केट मैकेनिज़्म के बारे में ही है। इसको अगर आप लोगों ने तफसीली पढ़ना है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, किस तरीके से काम करता है, लोग किस यानी मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, सप्लायर किस तरीके से बिहेव करता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन की बहुत डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसकी अजम्पशंस के साथ हर चीज़ बहुत डिटेल में सब एक्सप्लेन्ड है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करके आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, सिंपल एज दैट परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ जो कि एक प्राइस टेकर होती है। ठीक है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं और वो जो है मार्केट मैकेनिज़्म के ऊपर काम कर रही होती है। उसमें कोई भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है। जैसे मार्केट की प्राइस चल रही होगी, एडजस्ट हो रही होगी, उसी तरीके से सब सारी की सारी फर्म्स उन्हीं प्राइसेस को टेक लेंगी और उन्हीं से काम आगे करेंगी और प्रोडक्शन करेंगी। ये है सिंपली परफेक्ट कंपटीशन। फिफ्थ, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मस्ट इक्वेट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मस्ट इक्वेट। ठीक है, यानी कि आपके जो सेविंग्स हो रही हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। जितनी भी सेविंग्स हुई हैं वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होनी ज़रूरी है। कोई भी पैसा ऐसा नहीं कि लोगों ने कैश की फॉर्म में अपने पास रखा हुआ है। आपने सेविंग की है, आपने वो इन्वेस्ट करनी है। जो उधार लेना चाह रहे उधार लेगा आगे और आप वो उधार दोगे। सिंपल एज दैट, इससे अच्छा सिनेरियो नहीं बन सकता। ठीक है, फिफ्थ हो गया। सिक्स, टोटल आउटपुट must be divided between consumption and investment. Between consumption and investment. ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, जैसे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल। इसी तरीके से ये कह रहा है कि आपने जो अर्न किया है, जो इनकम है आपकी, वो आपकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के अंदर ही डिवाइड होनी चाहिए और किसी में नहीं। ठीक है, तो अब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में डिवाइड हो रही है, मगर आपकी इन्वेस्टमेंट तो सेविंग के बराबर है। यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि आपकी कंजम्पशन और सेविंग में ही डिवाइड होगी आपकी इनकम। यानी जितना आपने कमाया, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये कमाए हैं, तो आप अगर 90 रुपये उसमें से खा रहे हो तो आपकी 10 रुपये सेविंग होगी। या अगर 100 रुपये हैं तो आपने 100 के 100 ही खा लिए, 0 आपकी सेविंग्स है। यानी डिवीजन होगी तो इन्हीं दोनों में होगी और किसी में नहीं होगी। इसमें फ़िलहाल ना गवर्नमेंट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 6 एग्जाम्पशन हमारी पूरी हुई। अब हम चल रहे हैं 7 की तरफ। 7 कह रहा है कि आपकी टेक्नोलॉजी और कैपिटल दोनों कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल बोथ आर कांस्टेंट। यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हो रही थी वो नहीं इसमें इन्वॉल्व हो रही, और जो कैपिटल आपका पहले से चलता आ रहा है वही चल रहा है, ना वो डेप्रिशिएट हो रहा है, ना ही आप उसमें कोई नई इंक्रीमेंट कर रहे हो। सिंपल। ठीक है, 8, नो ट्रेड। यानी कि बेसिकली ये जो है ये क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। लास्ट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यानी कि गवर्नमेंट कोई भी किस्म की इंटरवेंशन कर ही नहीं सकती, सब कुछ मार्केट मैकेनिज्म पे चलेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको अजम्पशंस इसकी एक्सप्लेन कर दी हैं डिटेल में। अब इसके आगे के कारवां में बहुत कुछ है, तो कारवां के साथ बन जाइए और इस सिलसिले को लेके चलते हैं। फिर आगे इनमें लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई की डेरिवेशन होंगी और भी बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र है ये जो शुरू करने लगे। तो बस इसके साथ बन जाइए और हम आगे चलते हैं।